लैब नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं हम लोग, नेटवर्क इंटरफेसेस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एजोर में जब आप विद इन द वीनेट कोई भी सर्वर आप क्रिएट करते हैं जिसको वर्चुअल मशीन आप लोग बोलते हैं, तो एजोर हमसे बोलता है कि इस सर्वर के साथ मैं आपको बाय डिफॉल्ट ओनली एक ईटीएच आपको लगा के दे रहा हूं। ठीक है, क्या करके दे रहा हूं मैं आपको, एक ईटीएच ओनली आपको अवेलेबल करा के दे रहा हूं। तो कभी कभी ना हमारा ऐसा भी रिक्वायरमेंट होता है कि हमें इस सेम सर्वर पे मोर देन वन एनआईसी कार्ड की जरूरत है। तो आप में से ना कोई पहले मेरे को ये एग्जांपल दे कि कौन से सिनेरियोज में हमें मोर देन वन ईटीएच की जरूरत होगी। जब हमारा प्रोडक्शन सर्वर होगा और हमारे हिट्स सबसे ज्यादा होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट का कोई सर्वर यूज हो रहा है या स्नैपडील का कोई सर्वर यूज हो रहा है, और खुद क्लस्टरिंग अमेजन में, का सर्वर यूज। और क्लस्टर में यूज होता है, सिक्वल क्लस्टर में मेनली। ठीक है, जहाँ पर हमारा ये ट्रैफिक का लोड इनका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल हो। हो गया। ठीक है, जो भी अभी ये ना जो एग्जाम्पल्स आपने दिए ना वो डेटा सेंटर के दिए हैं, लेकिन क्लाउड में सॉरी। ना क्लस्टरिंग का क्लाउड में कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर ईटीएच आपका डाउन हो गया लेट सपोज एजोर के साइड से, मतलब ये सर्विस इनका इतना अनस्टेबल होता कि 1 घंटे के बाद कभी भी ईटीएच अनअवेलेबल हो जाता है, तो क्या आप एजोर से सर्विस लेते? नहीं लेते ना, नहीं। क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस वाला जो सर्विस है ना वो आपसे क्या बोल रहे हैं, क्लाउड पे नेटवर्क इंटरफेस एज अ सर्विस हम आपको दे रहे हैं सर्वर के साथ। बट ये सर्विस पता है क्या है, मैनेज सर्विस है। और मैनेज सर्विस का मतलब क्या है, एजोर इसकी हाई अवेलेबिलिटी के लिए ऑलरेडी रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये नेटवर्क इंटरफेस का सर्विस इनका डाउन जाता है तो एजोर को ही इसका गारंटी लेना पड़ेगा कि क्यों डाउन गया, कस्टमर इंपैक्ट हुए तो कस्टमर से जो एग्रीमेंट था वो आपको खुद आंसर एजोर वाले करेंगे। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मैंने जो सर्विस एजोर से लिया है ना नेटवर्क इंटरफेस का अपने सर्वर के साथ जो एनआईसी मैंने लिया है वो 100% अवेलेबल है। यार ये म्यूट कर लो जो लोग बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इनका जैसे आंसर था कि सिक्वल सर्वर के लिए या फिर हाई अवेलेबिलिटी आपको चाहिए, ये ठीक है, आप डेटा सेंटर पर्पज से बोल सकते हैं। लेकिन क्लाउड में मोर देन वन एनआईसी का जो परफेक्ट आंसर होता है ना, जैसे कि मैंने बोला कि यार जो ईटीएच आपको मिल रहा है ना, ईटीएच का स्पीड को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, जीबीपीएस, बैंडविड्थ बोलते हैं। और इसका जो बैंडविड्थ। स्पीड जो होता है ना वो मेन होता है जीबीपीएस, मतलब कितना गीगाबाइट पर सेकंड आपको इससे स्पीड मिलेगा। तो मैंने बोला कि लेट सपोज एजोर ने आपको बोला मैक्सिमम यू विल अचीव कितना, 1 जीबीपीएस। और हम ना कभी भी एक सर्वर को, जैसे प्रोडक्शन सर्वर्स की मैं आपसे बात करूं, तो एक सर्वर को ना सिमिलर काइंड हम ऐसा नहीं करते कि उसको वन सर्वर वन एप्लीकेशन हमने होस्ट कर दिया। कभी कभी हमें क्या करना होता है कि इस सर्वर में हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, ठीक है, और इस लिनक्स को बाद में हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हाँ जी, एक कंटेनर की सर्विस होती है ना डॉकर, हमने क्या किया अपना डॉकर का जो सर्विस है ना वो इस लिनक्स ओएस के ऑन टॉप ऑफ डॉकर हमने चला दिया। अब डॉकर के ऊपर हम क्या करते हैं, फिर छोटे छोटे कंटेनर्स बनाते हैं। कंटेनर्स क्या रन करते हैं आपके एप्लीकेशंस को। लेट सपोज आपने इस लिनक्स की मशीन के अंदर 10 एप्लीकेशंस आपने रन कर दिए, ठीक है, 10 के 10 एप्लीकेशन आपके कहां पे मैप होंगे, इस बेस मशीन के साथ, राइट। कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्सेस उसको कौन दे रहा है एप्लीकेशन को, हाँ जी, ये बेस मशीन ही देगा ना। अगर आपको बिल्कुल। बैंडविड्थ 1 जीबीपीएस मिला है तो मैक्सिमम इंक्लूडिंग 10 एप्लीकेशंस, ये आप देखो कि एक एप्लीकेशन का ट्रैफिक पर सेकंड कितना आता है। अगर आपने बोला कि 10 में से 2 एप्लीकेशन ऐसे हैं उनका ट्रैफिक कितना आता है, 500 MBPS पर सेकंड आ रहा है, उतना इतना ट्रैफिक। तो आप ये बताओ कि जो अदर एप्लीकेशन है वो आपके इंपैक्ट होंगे कि नहीं, इस केस में होंगे ना। होंगे, होंगे। तो श्याम सर, ये कंटेनर्स एज ए वीएम यूज हो रहे हैं अगर हम हाँ, डॉकर की बात करें। कंटेनर एज अ वीएम,
मतलब आपने लिनक्स मशीन को ही क्या कर दिया, डॉकर इंस्टॉल किया, अब ये आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया। लेकिन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वो कस्टमर मैनेज हो गया, आप रेस्पॉन्सिबल हो कि आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हो। ठीक है, आपने 10 एप्लीकेशंस रन किए, हर एक एप्लीकेशन को एक मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ रैम, सीपीयू और नेटवर्क। और इसमें आप ऐसा एलोकेशन नहीं कर सकते, आप बाइंड नहीं कर सकते कि इतना नेटवर्क ही आपको मिलेगा, इतना रैम आपको मिलेगा। ये आपके काम करते हैं थिन प्रोविजनिंग पे। मतलब करंट यूटिलाइजेशन आपका जितना होगा उतने रिसोर्सेज प्रोविजन कर दिए जाएंगे, बाद में लेटेंसी हो जो हो वो आप जिम्मेदार हो उसके। तो मैंने बोला कि यार मैं ऐसा मैनेजमेंट करता हूं, एजोर से ना एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर ले लेता हूं। बाय डिफॉल्ट एजोर मेरे को एक ईटीएच देगा उसके साथ, और इसका कोई एडिशनल कॉस्ट मैं उनको नहीं दूंगा। एडिशनल कॉस्ट मेरे को किसका देना है, ओनली जो अलग से मैं ईटीएच यहां पे लगाऊंगा। और लेट सपोज इस ईटीएच का नाम आपको मिला क्या, ईटीएच 1। अब हम लोग पता है करते क्या है फिर इस केस में, हम बोलेंगे कि यार ऐसा करते हैं 5 एप्लीकेशन को बाइंड कर देते हैं कौन से आईपी पे, ईटीएच 0 के साथ, और 5 एप्लीकेशन को किस पे बाइंड कर देते हैं हम, ईटीएच 1 के साथ। क्योंकि मेन आपका है यहाँ पे ट्रैफिक को एंटरटेन कराना, और ट्रैफिक का एंटरटेन कहां पे होता है सबसे ज्यादा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। तो ऐसे मैनेजमेंट जब आपको करने होते हैं ना, कि एक सर्वर को आप हाईली यूटिलाइज करना चाहते हैं, बट नेटवर्क की वजह से आपका क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका सर्वर स्लो हो सकता है, नेटवर्क से लेटेंसी मिला तो एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड द लेटेंसी फॉर एंड यूजर। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि मैं ऐसा करता हूं, मोर देन वन एप्लीकेशन मेरे सर्वर में जब चलाएंगे तो मैं एप्लीकेशन को ना डिवाइड कर देता हूं। ईटीएच 0 पे पहले एप्लीकेशन को बाइंड कर देता हूं, और ईटीएच 1 पे क्या कर देता हूं, क्योंकि दोनों पे आईपी तो होगा, ईटीएच 0 पे भी एक आईपी और ईटीएच 1 पे भी आपका एक आईपी चल रहा है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे जो ईटीएच 0 पे आईपी मिला था वो था 10.0.0.1, और यहाँ पे जो मिला था वो क्या था, 10.0.0.2। तो मैं एप्लीकेशन को बाइंड कैसे करूंगा, पहले एप्लीकेशन को मैं बोल दूंगा कि किसी को अगर पहला एप्लीकेशन ओपन करना है तो अपने ब्राउजर में क्या लिखना पड़ेगा उसको, 10.0.0.1:8080। दूसरा एप्लीकेशन कैसे ओपन होगा, आईपी सेम होगा, पोर्ट नंबर ओनली क्या हो जाएगा, अलग। अब मैंने बोला दो एप्लीकेशन मैंने यहां पे बाइंड कर दिए, कौन से इंटरफेस पे, ईटीएच 0। अब आप एक चीज बताओ, जब एप्लीकेशन कोई इस वाले को एक्सेस करेगा तो ट्रैफिक मेरा ईटीएच 1 से एंटर करेगा या ईटीएच 0 से, ईटीएच 0 से, ठीक है, जहां पे डिप्लॉय कर रखा है, जो बाइंडिंग रखी है आपने। एग्जैक्टली अब ईटीएच 1 पे अगर मैं जाता हूं 10.0.2, और यहां पे लिख देता हूं 8080.2, और ये लिख देता हूं फिर अगले एप्लीकेशन का क्या, आईपी सेम, पोर्ट नंबर क्या कर दिया मैंने, ट्रैफिक कहां से एंटर करेगा आपका, 02 से। ईटीएच 1 से। ठीक है, तो इन सिनेरियोज में कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट ना एक और आ जाता है कि हमें लेट सपोज फ्यूचर में सर्वर को रिप्लेस करना पड़ा। अब इसका रेप्लिका तो हम ऑन द फ्लाई बना सकते हैं, इसको इमेज में कन्वर्ट करके हम नया अपना सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं। बट जब सर्वर में आपने देखा होगा बहुत सारे फाइल्स में हम क्या करते हैं, उसके आईपी एड्रेसेस को मेंशन कर देते हैं, और हमें नहीं पता कि सर्वर में कितनी जगह पे जाके सेम आईपी हमने कॉल कर रखा है। और आप नया सर्वर जब रेडी करोगे ना, तो मैंने बोला यार इस नए सर्वर पे भी 2 एनआईसी चाहिए हमें, एग्री करते हैं ना सब लोग। बट अगर मैं नए नेटवर्क इंटरफेस यहां लगाता हूं तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा मेरा, चेंज हो जाएगा ना। चेंज हो जाएगा। तो मेरे को हर एक फाइल में जाके फिर क्या करना पड़ेगा, सर्वर में एंट्री करनी पड़ेगी जो पुराने आईपीएस की थी। एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता क्या हूं कि सर्वर रिप्लेस हो, लेकिन ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, यहां से डी एसोसिएट करके मैं इनको क्या कर दूं, यहाँ पे प्लग एंड प्ले। तो इस फीचर को ना जनरली हम लोग बोलते हैं क्या, इस फीचर को वी कॉल इट इलास्टिक। क्या बोलते हैं हम इस फीचर को, इलास्टिक बोलते हैं, कि आप एक सर्वर से डिटैच करके ऑन द फ्लाई क्या कर सकते हैं, आप दूसरे सर्वर पे अटैच कर सकते हैं। तो ठीक है, उसमें
उसमें सर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, सब कुछ एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो ओएस के अंदर है, हम नेटवर्क सेम चाहते हैं बस। सर नहीं इसमें मैं डाउन टाइम भी होगा? डाउन टाइम आपको नहीं लेना पड़ेगा। डाउन टाइम तो यार हम लेंगे ही ना, एप्लीकेशन उस टाइम तो वैसे ही एक्सेसिबल नहीं है। आप ये बताओ, जब आप एप्लीकेशन को माइग्रेट करके ले जा रहे हैं तो दूसरा सर्वर जो आपने ऑन द फ्लाई रेडी थोड़ी किया है, डाउन टाइम तो आप फिर भी प्लान कर रहे हो ना उसका। सर्वर ऐसे तो रिप्लेस कर दिए नहीं जाते हैं, पहले आपको यू हैव द प्रॉपर मेंटेनेंस विंडो, है ना। तो करना क्या है एक आपको इस क्वेश्चन। प्रैक्टिकल को करने के लिए, सबसे पहले जो जो मशीन्स आपने बना रखे हैं इनको मैं क्या कर रहा हूं, सबको टर्मिनेट। ठीक है, मेरा एक क्विक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। सपोज मेरे पीएम के पे एक ही एप्लीकेशन, क्लाइंट एप्लीकेशन चल रही है और उस पे एक ही एनआईसी अटैच्ड है। मैं आइडेंटिफाई कर, और क्लाइंट की रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी एप्लीकेशन जो है हाई ट्रैफिक रहती है उस पर, तो मुझे बैंडविड्थ हाई चाहिए। मैंने एक बड़ा वीएम दे दिया उसे साइज का, हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ, स्टिल उसे कस्टमर साइज लेटेंसी आ रही। तो मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि मुझे एनआईसी अटैच करना है कि नहीं? देखो, आपका ये डिपेंड करता है सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन पे। आपने अगर जनरल पर्पज का आपने सपोज करो सर्वर लिया एजोर से, जनरल पर्पज ये कहता है कि मैं आपको ना मिनिमम बहुत लाइट कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लगा के दूंगा, और आप उस लाइट कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर से हाई एप्लीकेशन के ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपने ये प्लानिंग गलत किया। फिर आपको क्या करना चाहिए था, जो साइज जो है ना आपका, क्या साइज, इंस्टेंस का, वर्चुअल मशीन का जो फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन था ना, वो आपको हायर लेना चाहिए था। ठीक है, वो मैं समझ गया। और हायर कॉन्फ़िगरेशन के साथ बैंडविड्थ ज़्यादा मिलती है, लाइक सपोज 10 जीबीपीएस की मुझे बैंडविड्थ मिल गई, यस, और क्लाइंट साइड फिर से मुझे ये रिक्वेस्ट आई कि स्टिल मुझे थोड़ी और बैंडविड्थ चाहिए बिकॉज मेरे कस्टमर्स बढ़ गए हैं। बॉस देखो, इसका सॉल्यूशन जो परफेक्ट आंसर जो होता है ना, याद रखना, आप एक स्टैंड अलोन सर्वर पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। सो वीवीएम उस बढ़ा टाइम पे सकते ये हैं। तो हम सॉल्यूशन। जनरली इस सॉल्यूशन को उसको बोलेंगे कि यार व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट द 4 सर्वर्स। ठीक है, और उन चारों सर्वर्स को हम अटैच कर देंगे किसके साथ, लोड बैलेंसर के साथ। तो आप अपनी एप्लीकेशन को ना लोड बैलेंसर से करना, और लोड बैलेंसर ट्रैफिक में क्या होता है आपका, ऑटो स्केलेबल होता है। स्पीड आपके सर्वर पर डिपेंड नहीं है, अब किस पे डिपेंड है आपका, लोड बैलेंसर पे। हाँ, वो मैं समझ गया। वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में डालकर लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने से लोड बैलेंस हो जाएगा, सो देयर विल बी नो इशू। राइट, ठीक है, मैं बस ये कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा था कि स्टैंड क्या अलोन में उस तो सिनेरियो। प्रॉब्लम होगी ये आपका, तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि 10 जीबीपीएस का निक आपने लिया, वो भी स्लो कर रहा है एप्लीकेशन को, है एग्जैक्टली। ना। तो स्टैंड अलोन पे तो ये प्रॉब्लम है। आप क्या करो, 10 जीबीपीएस के 4 मशीन लगा दो, लोड बैलेंसर से अटैच कर दो, आराम से, कभी आपका लोड ज्यादा होगा ही नहीं, है ना। मैं बस यही कंफर्म कर रहा था कि क्या उस सिनेरियो में हम एनआईसी अटैच करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मशीन में बना लेता हूं, और फिर उस पर एडिशनल निक आप कैसे लोगे उसकी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे कोई नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो हर एक निक के साथ आप एनआईसी भी बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई एक क्वेश्चन भी पूछ रहा था इससे पहले कि जब एनआईसी हम लेंगे तो उसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा कि नहीं, किसी का क्वेश्चन था, आई थिंक आप में से कोई था। तो आंसर मेरा उसके लिए ये है कि ये ऑप्शनल है, आप अगर एडिशनल एनआईसी के साथ सिक्योरिटी ग्रुप अगर आप बाइंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फायरवॉल आपको अगर नहीं लेना है तो दोनों ही एनआईसी को आप फायरवॉल लेवल से क्या कर दें,
डिसेबल की कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप में इस पे अप्लाई करना नहीं चाहता हूं। बट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर पूछते हैं तो प्रोडक्शन में ये चीज हमेशा 100% रिकमेंडेड है, बिना सिक्योरिटी ग्रुप के आप किसी भी एनआईसी को मशीन से अटैच ना करें। ठीक है, तो मैंने सबनेट 1 में एक मशीन प्रोविजन किया वीनेट के अंदर। ठीक है, तो मशीन जब आपका क्रिएट होता है तो मशीन का मेनली आपका 1 मशीन बनेगा आपका, और एक पब्लिक आईपी और एक आपका इंटरफेस। ठीक है, दोनों ही, ये सारे ही रिसोर्सेज अपने आप में क्या है, आइसोलेटेड। पब्लिक आईपी इज डिफरेंट, योर इंटरफेस इज डिफरेंट, और मशीन आपका टोटली डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले इस मशीन को लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूं कि इंटरफेस आपको कैसे देखना है। तो बड़ा बेसिक तरीका है इंटरफेस चेक करने का। ठीक है, मशीन को क्रिएट होने देते हैं पहले। मशीन 1 पे आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद नेटवर्किंग में जाके आप इंटरफेस की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता रहा है कि इसका इंटरफेस जो आपका अटैच्ड है 1174 के नाम से। ठीक है, सबसे पहले मशीन हम लॉगिन कर लेते हैं विद दिस पब्लिक आईपी। कॉपी करो इसको और ओपन। ब्लॉक तो नहीं है ना? ब्लॉक तो कुछ नहीं किया यार हमने। तो डिप्लॉयमेंट चल रहा है फिर ऊपर शायद, इसीलिए टाइम लग रहा है। स्टेटस अभी क्रिएटिंग आ रहा है इसका। अभी रनिंग स्टेटस में। ठीक है, नाउ ट्राई टू कनेक्ट। यूजर नेम एजोर यूजर एंड पासवर्ड welcome@12345। ठीक है, सबसे पहले कितने इंटरफेस अटैच्ड हैं आपके अगर देखना है तो sudo -i कमांड हमारे पास क्या होता है, इफ कॉन्फिग। क्या बता रहा है आपसे, ETH 0 इसके साथ अटैच्ड है, और आईपी आपको क्या मिला है 192.168.0.4। अब ना कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूं कि एडिशनल निक अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। मशीन पे ऑन द फ्लाई अगर आप एडिशनल निक आप अटैच करना चाहते हैं तो एजोर में ये चीज पॉसिबल नहीं है, AWS क्लाउड में ये चीज पॉसिबल है।
मशीन का स्टेटस क्या होना चाहिए पहले? स्टॉप। अगर आप एडिशनल निक चाहते हैं तो ठीक है। हम लोग जनरली करते क्या है, हमने एक वीनेट बना रखा है किस रेंज का, 192.168.10.0.0 है आई बिलीव, और CIDR लिया है ये मैंने, ठीक है। नाम है उसका वीनेट 1, ठीक है। इस वीनेट में मैंने दो सबनेट बना रखे हैं विथ सबनेट 1 नेम, और दूसरे सबनेट का जो नेम है सबनेट 2, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एड्रेस दे रखा है वो 192.168.0.0/26, और यहाँ जो एड्रेस ले रखा है मैंने 192.168.0.0/26, ठीक है। अब देखो एक चीज आपको बताता हूं, जो हमारा मशीन है ना वो सबनेट 1 का पार्ट है। अब सबनेट 1 का पार्ट है, इस पे अगर मैंने ETH 0 लिया है तो IP कहां से मिलेगा मेरे को, इस वाली रेंज का ही। IP इसने क्या दे दिया बना के, 192.168, हाँ जी 0.4। अगर आप इसका IP चेक करते हैं तो क्या बता रहा है, क्या है IP 0.4। अब कभी कभी ना रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी भी आ जाती है कि ETH 0 पे तो हमें सेम सबनेट से IP मिलेगा, लेकिन हम चाहते क्या है, जो मेरा ETH 1 इसके साथ अटैच हो ना, कौन सा ETH 1, उसको जो IP मिलना चाहिए ना वो कौन से सबनेट से मिले। ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये है आपका 192.168.0.64/26 IP यहां से मिलना चाहिए। तो अब आप ये बताओ ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पे मतलब IP मेरे को दूसरे सबनेट से जाके मिले। है पॉसिबल। वाइल क्रिएटिंग NIC हम वो दूसरा वाला सबनेट सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ये चीज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सर्वर को क्या कर रहा हूं मैं पहले, स्टॉप। क्या कर रहा हूं मैं, अगर आप पब्लिक IP सेम चाहते हैं तो मैंने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, ओके। पब्लिक IP चेंज नहीं होना चाहिए, सर्वर मेरा स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो कनेक्शन आपका क्या होगा, यहां से अभी ब्रेक हो जाएगा, रिमोट कनेक्शन ब्रेक, ठीक है। और सर्वर का स्टेटस अगर आप देखेंगे वर्चुअल मशीन का, क्योंकि रनिंग टाइम पे अगर आप नेटवर्किंग में जाके अगर आप अटैच इंटरफेस करते हैं ना, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका डिग्रेड होता है, मतलब हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। अगर वो हाईलाइटेड नहीं है तो हम इंटरफेस अटैच नहीं कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन अवेलेबल कब होगा, जब मशीन का स्टेटस आपका क्या हो जाएगा, पावर ऑफ या फिर स्टॉप। इसको एक बार आप रिफ्रेश करो, डीएलोकेटिंग स्टेटस में है। मशीन जैसे ही शट डाउन होगा फिर आप आराम से क्या कर सकते हैं, स्टॉप हो गया मशीन का स्टेटस, मशीन 1 पे जाओ आप। मशीन 1 पे आप गए, पब्लिक IP वही है क्योंकि हमने ऑप्ट किया था कि ये पब्लिक IP चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्किंग में आप जाओ, और यहां पे जाने के बाद अभी देखो आपके पास क्या बोल रहा है, यू कैन अटैच न्यू इंटरफेस, ठीक है। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है कि आप नया बना सकते हैं, पहले से कोई आपका अवेलेबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले से एग्जिस्टिंग होता तो आपका लिस्ट कर देता, अगर नहीं है तो क्या करोगे आप, दो तरीके हैं, या तो यहां से डायरेक्ट बना दो या फिर सर्विसेज में जाके क्या सर्च करना है आपको, नेटवर्क इंटरफेसेस, और यहां पे जाके क्या करना है, सिंपल आपको क्लिक ऑन ऐड बटन। सेम रिसोर्स ग्रुप में होना चाहिए, और निक का आप कोई भी नाम दे दो, तो मैंने यहां पे दे दिया सेकेंडरी NIC। इस वीनेट के अंदर कौन से सबनेट से IP मिले, IP मैंने बोल दिया सबनेट 1 से बाय डिफॉल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा सर्वर कहां पे चल रहा है। आप चाहें तो सबनेट 2 से भी दे सकते हैं, क्योंकि दो सबनेट है देखो यहाँ पे 0.64 और आपका 0.0, ठीक है। IP का असाइनमेंट मेथड आपसे पूछ रहा है डायनामिक मिलेगा, आप चाहें तो मैनुअल IP भी आप दे सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है कोई, तो बाय डिफॉल्ट नन होता है, आप चाहें तो सिक्योरिटी ग्रुप इसके साथ बाइंड
कर सकते हैं। और सिंपल क्या कर देना है आपको, इसको रिव्यू प्लस क्रिएट एंड सिंपल क्रिएट। ठीक है, अगेन आप कहां पे जाओगे, नेटवर्क इंटरफेसेस में, डिप्लॉयमेंट जैसे ही आपका फिनिश होगा, सक्सीडेड बता रहा है आपको, गो टू द रिसोर्स। आपको क्या करना है, यहां से जाके ना फिर से आप सर्च कर लो नेटवर्क इंटरफेसेस। तो टोटल जो नेटवर्क इंटरफेसेस आपको दिखने चाहिए यहाँ पे 2। ठीक है, अभी ओनली एक आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये आपसे बता रहा है कि ये मशीन 1 से अटैच्ड है, ये इसका प्राइमरी प्राइवेट आईपी है। लेकिन हमें एक दूसरा भी एनआईसी मिला है, वो अटैच नहीं है किसी के साथ, फ्री स्टेटस में है। क्या करना पड़ेगा आपको, इस एनआईसी पे क्लिक करके क्या कर दो आप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, यहां से डायरेक्टली आप अटैच नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा आपको, सर्वर पे आप अपने जाओगे और सर्वर का स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टॉप। अटैच नेटवर्क इंटरफेस में जाके एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, क्लिक ऑन कनेक्ट एंड अगेन ऑन नेटवर्किंग। अटैच पे जाओ, अपने आप से पिक कर लिया उसने, क्या करना है, ओके। ठीक है, ओके करोगे तो आपको एक और एनआईसी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अभी ओनली 1 दिखा रहा है, देखो आपको 1174। तो 1174 ये है, इसको भी रिफ्रेश करोगे ना तो ये भी बताएगा कि ये भी कौन सी मशीन से अटैच हो गया आपका, मशीन 1 के साथ। मशीन 1 से अटैच हो गया। और यहाँ पे भी अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे ना, एक आपका प्राइमरी ये है और दूसरा किस नाम से है, सेकेंडरी नाम से। आईपी क्या मिला है आपको, 0.5। अब आप मशीन को क्या कर सकते हैं, यहां से ओवरव्यू में जाके क्या कर दो, मशीन को स्टार्ट। एक बार मशीन को स्टार्ट करने के बाद इस पब्लिक आईपी पे पिंग लगा दो आप पहले। ठीक है, तो पिंग आपका स्टार्ट हो जाए तो यू कैन लॉग इन। ठीक है, क्लियर है ना, ये बहुत बेसिक है ये चीज। यस क्लियर है सर। कॉन्टिन्यूअस पिंग मैंने लगा दिया है, तो अभी अप आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, पिंग आ गया आपका। नाउ यू कैन लॉग इन टू सेम आईपी, रीस्टार्ट द सेशन। अगेन यूजर डालो, एजोर यूजर, और पासवर्ड जो भी आपने सेट किया था। ठीक है, sudo -i अगर आप करते हैं, इफ कॉन्फिग कमांड से आप एक बार चेक कर लो कितने निक बता रहा है आपको अभी यहाँ पे। एक ये है और एक आपका, क्लियर है भाई, हाँ जी। यस सर, क्लियर है सर। अब इस सर्वर से डिटैच आपको करना है तो अगेन कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, नेटवर्किंग में। और नेटवर्किंग में जाने के बाद डिटैच इंटरफेस, लेकिन स्टेटस क्या करना पड़ेगा सर्वर का, पहले स्टॉप करना पड़ेगा सर। स्टॉप। आपको बता भी रहा है, दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन अ रनिंग वर्चुअल मशीन, यू विल हैव टू टेक डाउन टाइम, चाहे आप अटैच कर रहे हैं चाहे डिटैच कर रहे हैं। तो एक वीनेट के अंदर ही ये आप कर सकते हैं, क्रॉस वीनेट एनआईसी अटैच नहीं कर सकते हैं आप, ये चीज क्लियर रखना। ठीक है, डिटैच करके दूसरे सर्वर पे आप अटैच करके देख लेना, एक मशीन बनाना कोई किसी भी सबनेट में, यहां से डिटैच करना, उसके साथ आप इसको अटैच करना। एक रिक्वायरमेंट तो हमारी देखो ये होता है कि हमें एक सर्वर पे मल्टीपल एनआईसी की जरूरत होती है।
और कभी कभी ना आपने देखा होगा ऑन सिंगल एनआईसी we required multiple virtual IP. We required multiple virtual IPs. ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने सेकंड पॉइंट? मल्टीपल एनआईसी तो मैंने बता दिया कि सिंगल सर्वर पे मल्टीपल एनआईसी आप कैसे अटैच करते हैं, लेकिन आपने बोला कि यार मैं सर्वर ओनली एक लेना चाहता हूं और इस सर्वर पे ओनली वन एनआईसी मेरे को चाहिए, ETH 0, ठीक है। लेकिन इस ETH के अंदर सपोज करो इसको आईपी मिला है क्या 192.168.0.4, ठीक है। मैंने दो एप्लीकेशन यहां रन कर रखे हैं, ऐप 1 और एक मेरा है ऐप 2 के नाम से, ठीक है। मैंने बोला कि यार मेरा जो एप्लीकेशन है ना ये बहुत लाइट है, मेरा कोई इंटरनल वेबसाइट है कंपनी का, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से दोनों एप्लीकेशन को मैं सिंगल आईपी पे एक्सेस नहीं करना चाहता। एडिशनल एनआईसी क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि उसका कॉस्ट मेरे को अगेन एज्योर को देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि दो एप्लीकेशन इस ETH को एक वर्चुअल आईपी मिल जाए। वर्चुअल आईपी मतलब इसी के साथ मैं क्या करूं, एक आईपी नया एनआईसी ना लेके इस पे ही दूसरा वर्चुअल आईपी एलोकेट कर दूं। तो इस लैब में मैं आपको बता रहा हूं कि एक इंटरफेस पे वर्चुअल आईपी आप कैसे अटैच करते हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्लियर है ना? 0.4 पे एप्लीकेशन 1 चलेगा आपका, 0.5 पे क्या चलेगा? एप्लीकेशन 2। सर एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी, क्या ये फिजिकल सर्वर में पॉसिबल होता है इस हाँ तरह? पॉसिबल है, फिजिकल सर्वर पे भी आप वर्चुअल आईपी ले सकते हैं। कमांड होता है ना हमारे पास, आईपी एड्रेस फिर डिवाइस ETH 0 और उसका सबनेट मास्क। ये कमांड अगर आप चलाएंगे ना तो फिजिकल सर्वर पे भी आप कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो गूगल कर लेना अगर नहीं पता हो कि हाउ वी कैन असाइन द वर्चुअल आईपी ऑन ईथरनेट कार्ड, ठीक है, इन लिनक्स वगैरह जो भी आप कर रहे हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस, ये चीज ऑन द फ्लाई पॉसिबल है, इसके लिए डाउन टाइम आपको नहीं लेना पड़ेगा। जैसे आपने बोला मेरे मशीन 1 का ये वाला जो इंटरफेस है 1174, इस पे मेरे को क्या चाहिए, एक वर्चुअल आईपी चाहिए। तो आप क्या करोगे, नेटवर्क इंटरफेसेस में जाके जिस इंटरफेस पे आपको चाहिए यहाँ पे जाओ और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा आपको। अभी आपसे बोल रहा है कि एक आईपी इसको मिला हुआ है किस नाम से, 0.4। नया आईपी अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना जो नया आईपी है ना वो विद इन द सबनेट ही आप ले सकते हैं वर्चुअल। अगर ETH 0 आपका इस सबनेट से है तो आईपी जो वर्चुअल मिलेगा ना ETH 0 को, वो कौन से सबनेट से मिलेगा, ओनली जो रेंज आपने डिफाइन किया है, यहां से आप वर्चुअल आईपी एलोकेट नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आईपी का नाम दे दिया कुछ भी लॉजिकल, सेकेंडरी आईपी, ठीक है। प्राइमरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, आपसे बोल रहा है प्राइमरी आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। असाइनमेंट क्या यूज करना है, प्राइवेट आईपी एड्रेस प्राइवेट चाहिए या फिर मतलब डायनेमिक चाहिए या स्टैटिक, तो डायनेमिक ही है बाय डिफॉल्ट। पब्लिक आईपी एक और चाहते हैं आप तो एसोसिएट कर दो, आप चाहते हैं कि कोई भी पब्लिक आईपी ना मिले, ओनली प्राइवेट अटैच हो जाए, तो क्या करोगे आप इसको, ओके, ठीक है। तो अब एक इंटरफेस पे आपके दो आईपी अटैच हो जाएंगे एक नेटवर्क इंटरफेस पे, ठीक है। देखो आप अभी कैसे होंगे, आपको यहीं पे दिखेंगे वो दोनों आईपी, ठीक है। प्राइमरी क्या है इसका 0.4 और सेकेंडरी क्या हो गया, मल्टीपल सेकेंडरी हो सकते हैं आपके। प्राइमरी के साथ जो पब्लिक आईपी मैप हो रखा है वो ये है, सेकेंडरी के साथ कोई भी आपका पब्लिक आईपी मैप नहीं है, ठीक है। आप अपने ओवरव्यू में जाके यहाँ नेटवर्क इंटरफेसेस में भी देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करो एक बार, ठीक है। ये इसका प्राइमरी दिख रहा है और इसको क्लिक करके अगर आप देखोगे ना आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आपको दो आईपी यहाँ पे दिखेंगे, 0.4 और 0.6। सेम चीज आप अगर अपने सर्वर पे जाते हैं, नेटवर्किंग में आप जाओ और नेटवर्किंग में नहीं, ओवरव्यू में आप जाओ एक बार, यहाँ पे भी आपको दिखना चाहिए जो आईपी आपने दिया है ना 0.6, वो आईपी आपको दिखना चाहिए।
मे बी दिस इज टेकिंग टाइम, या फिर सर्वर के अंदर आप देख लो, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो इफ कॉन्फ़िग करो आप एक बार, ये 0.4 आपको दिख रहा है, IP-A करो, IP-A में ETH 0 पे 0.4, 0.6 कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? एक बार, मे बी दिस इज टेकिंग सम टाइम, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स रिफ्लेक्ट होने में लग सकता है। तो उसके लिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, systemctl रीस्टार्ट नेटवर्क, और फिर से IP-A अगर हम करते हैं तो 0.4 दिख रहा है आपको। आप लोग ऐसा करना, थोड़ी देर सर ना, वो कमांड रन नहीं हुई है सर, जो आपने फेल टू, क्योंकि फेल नेटवर्क टू। सर्विस कभी नेटवर्क मैनेजर कर लो, नेटवर्क सर्विस, यस नेटवर्क नेटवर्क सर्विस मैनेजर होती एजोर है। में, नेटवर्क सर्विस एजोर में रीस्टार्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि नेटवर्क हम यहाँ मैनुअल कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे, राइट बैकएंड सर। से कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पे हम ये रीस्टार्ट भी कर रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन AWS में ना ये चीज काम कर जाता है। जैसे AWS में भी हम वर्चुअल आईपी लेते हैं क्लाउड में, सर्वर पे NIC के साथ, तो आप इमीडिएटली उसको रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं ना, क्योंकि वहां पे भी वो 10 मिनट्स का टाइम लेता है, और सेम यहाँ पे उसका टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो आप जैसे इंस्टेंटली चाहते हैं कि यार मेरे को दूसरा आईपी भी दिखे, अगर आप पिंग करते हैं यहाँ से, कौन सा आईपी, 0.6, तो अभी देखो ये आईपी आपका रिफ्लेक्ट नहीं है। अगर आईपी आपका यूज होता तो यहाँ पे पिंग रिप्लाई आपको आता, क्योंकि सेम सर्वर पे आपने असाइन किया है उसको। तो ये थोड़ी देर आप वेट कर लेना, थोड़ी देर के बाद ये वर्चुअल आईपी आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। नहीं दिखता है तो एक काम हम कर सकते हैं, अगर आप अलाउ करो मेरे को, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीबूट दी सर्वर वंस, ठीक है। सर्वर को क्या कर लेते, एक बार हम रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं आईपी को ये रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। अब रीस्टार्ट के बाद आप लोग यहाँ से आगे कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये टाइम लेगा, फिर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है।